दिव्यांगों को चंडीगढ़ पंचकुला न भटकना पड़े, इसके लिए दिव्यांगों को उनके ही स्थान पर सुविधा व सहायता प्राप्त होगी। साथ ही ऐसे फर्जी एनजीओ पर भी कार्रवाई की जाएगी जो दिव्यांगों के उत्थान के नाम पर सरकार से ग्रांट लेते हैं। यह बात हरियाणा दिव्यांग बोर्ड के आयुक्त राजकुमार मक्कर ने भिवानी पहुंचने पर कही। शिक्षा, नशा व अन्य पहलुओं पर भी बात की। सर, हमारे प्रदेश में भी देखिए अब काफ़ी कुरीतियाँ फैली हुई है। जैसे नशा लगा लीजिए आप, और भी सट्टा खाई है वगैरह, और भी काफ़ी विवादित चीज़ें हो रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा सर उनका। खाना पूर्ति से की जा रही है सर, पुलिस विभाग की तरफ से भी की जा रही है खाना पूर्ति से। हर चीज़ में कोई भी मतलब रोकने का काम नहीं कर रहे नशे को। धड़ल्ले से नशा बिक रहा, घर घर के अंदर बिक रहा है सर। बच्चे भी है छोटे छोटे 18 साल उम्र जिन लोगों की, वो नशा बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। जो नशाखोरी है यह एक सामाजिक बुराई है। सरकारें इसके निदान में कुछ योगदान तो कर सकती हैं, लेकिन असली भूमिका समाज की है। इसलिए मेरा इस पद पर रहते हुए यह प्रयास रहेगा कि समाज के जो अग्रिम लोग हैं, जो ओपिनियन मेकर लोग हैं, ख़ासतौर पे बिरादरियों के प्रमुख लोग हैं, जिनके प्रति सम्मान का भाव है, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। और समाज में विशेष रूप से जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको संस्कार युक्त करना होगा। सरकार उसमें निश्चित रूप से सहयोग करेगी। हालांकि सरकार की ओर से नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, उनकी भी मैं एक बार अपनी व्यक्तिगत रूप से चेकिंग करूंगा कि उनकी प्रक्रिया किस प्रकार की है, और जो सुधार की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उसमें सुधार भी लाया जाएगा। यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सर, सरकार प्रशासन की तरफ से काफ़ी कदम उठाए गए हैं, लेकिन नहीं हो रहा सर कंट्रोल। हाँ, निश्चित रूप से ये सर इसका कोई कारण ये बेरोजगारी है सर, क्योंकि दलित बस्तियों में ज़्यादातर ये नशा बिकता है सर। यह भी एक धारणा है कि नशा सिर्फ उन क्षेत्रों में है जो बेरोजगारी वाले क्षेत्र हैं या गरीब वर्ग जहाँ पर रहता है। ये एक धारणा है। देखने में ये आता है कि गरीब व्यक्ति दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके, रिक्शा चला करके या किसी और प्रकार से मजदूरी करके 400-500 रुपये कमा करके लाता है, लेकिन बजाय बच्चों में वो खर्च करने के वो नशे पे खर्च करता है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि वो गरीब है इसलिए खर्च कर रहा है। अमीर भी नशा करता है, हाँ, वो शायद अपने ड्राइंग रूम में करता है, वो अपने बेडरूम में करता है, वो अपने घर पे करता होगा, लेकिन नशे की प्रवृत्ति समाज में सब तरफ लगभग बराबर है। संस्कार न होने के कारण से गरीब व्यक्ति, शिक्षा की कमी होने के कारण से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों पर खर्च करने की बजाय अपने नशे पर खर्च करता है। यह एक बुराई है और सामाजिक बुराई है। इसको ठीक करना होगा। इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी और व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें विशेष रूप से रुचि लेकर के, और क्योंकि मैं भी इसी प्रकार के वर्ग से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसमें सफलता प्राप्त करें। जी सर। सर, और क्या एक्टिविटी रहेगी सर आपको समाज सुधारने के लिए? मेरा जो क्षेत्र है वास्तव में दिव्यांग की सेवा है। जी सर। भगवान की नज़र में सब प्राणी बराबर हैं, लेकिन दुर्घटना के कारण से, कुछ लोग जन्म के कारण से किसी न किसी तरह से दिव्यांग होते हैं। पहले इसको विकलांग कहते थे, अब वो दिव्यांग हैं, दिव्य अंग हैं, भगवान के दिए हुए, बनाए हुए, और वो एक कृतिया है। तो ऐसों को के जो अधिकार हैं वो उनको मिले। सरकार में विशेष रूप से आरक्षण है उनके लिए, और अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन जागरण की कमी होने के कारण से, या एक दिव्यांग व्यक्ति की शारीरिक रूप से कहीं अक्षमता होती है, वो बेचारा अपने अधिकारों के लिए उतने सही प्रकार से नहीं लड़ पाता। तो उसके अधिकारों की रक्षा करना, उसके जो मामले हैं, उनके जो कानूनी पहलू हैं, कानूनी मसले हैं, उन तमाम मसलों के ऊपर और कानूनी सहायता उनको प्रदान करना, उनके निर्णय करना, उनके अधिकारों को लागू कराना। और इसी प्रकार इसकी आड़ में अनेक संस्थाएं चल रही हैं, जिसके अंदर अनेक प्रकार के घपले होते हैं। सरकार के खजाने को चूना भी लगाया जाता है, और समाज में एक सहानुभूति का जो भाव है उसका दुरुपयोग करके वो रुपए पैसे ऐंठने के भी अनेक दृष्टांत ध्यान में आए हैं। ऐसों को सामने लाना और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाना, प्रभावी रोक लगाना, और उनके अधिकारों का प्रयोग करवाना, ये वास्तव में दिव्यांग आयुक्त के रूप में मेरी भूमिका रहेगी। सर, ये देखा गया है कि काफ़ी दिव्यांग लोग हैं जो उनको जिनकी सिफारिश होती है, कुछ तो उनको मिल जाता है सर, व्हील चेयर मिल जाती है उन लोगों को, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे चल नहीं सकते, उनके पास कुछ नहीं है, सिफारिश लगानी पड़ती है सर उनके लिए। क्या इनके लिए कोई विशेष तरीका, विशेष कोई योगदान के लिए आपकी तरफ से कुछ किया जाएगा जो हर दिव्यांग को मिले व्हील चेयर?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तक ध्यान में ये आता है कि इसमें राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है। अनेक स्थानों पर ऐसा भी देखने में आया कि जिसके खरोंच तक भी नहीं है, उसको 70% 80% विकलांगता का प्रमाण पत्र उसको प्रदान किया गया और उसके आधार पर नौकरी में 58 की बजाय 60 साल तक की अवधि उसको नौकरी करने की मिल गई। इसी प्रकार से उसने अनेक सरकारी सुविधाओं का, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं गैस एजेंसी, कहीं और सुविधाओं का उपयोग किया, जबकि वास्तव में वो विकलांग नहीं है, केवल विकलांगता का प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हुआ है। लेकिन असली जो विकलांग है वो बेचारा, उसका जो असली अधिकार है वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से राजनीतिक दखलंदाजी के कारण से होता रहा है। लेकिन भाजपा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ही मेरी नियुक्ति की गई है कि ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करके जो गलत काम करते हैं उनको सामने लाना और ऐसी एनजीओज को बंद कराना, सरकारी ग्रांट बंद कराना, ये एक उद्देश्य रहेगा। और इसी प्रकार से जिन लोगों का हक है उनको उनका हक मिलना चाहिए, इसकी दृष्टि से एक काम जो करने की योजना आई है। अभी तक दिव्यांग कोर्ट लगती है जो कि कमिश्नर लगाते हैं, मैं ही लगा, यानी मेरे स्थान पे जो पूर्ववर्ती थे वो पंचकुला में लगाते थे। अब मैंने तय किया है कि 2-2, 3-3 जिले आसपास के वहाँ के दिव्यांग उसी एक स्थान पर आएँ और उनके एक निश्चित दिन कोर्ट वहीं पर ही लगेगी, ताकि उनको पंचकुला आने जाने का जो समय है, साधन है और परिश्रम है वो ना करना पड़े। इसी प्रकार से जितने एनजीओ हैं उनका भी व्यक्तिगत रूप से मैं जाकर के निरीक्षण करूँगा और निरीक्षण करके और उसमें जो सही है उनको प्रोत्साहन देंगे और जो गलत है उनको बंद कराने का भी प्रयास किया जाएगा। तो दिव्यांग और विकलांग जो बंधु हैं उनको उन्हीं के स्थानों पर सुविधाएं प्राप्त हों, ये प्रयास रहेगा। सर, जो आजकल का हालात है, आप किसानों के बारे में कुछ कहेंगे? जो नया कृषि बिल लागू किया गया है, जो आंदोलन चल रहा है, ये जायज़ है और कितना नाजायज़ है? वास्तव में किसान आंदोलन ऐसा लगता है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, कुछ आड़तियों का, कुछ दलालों का, कुछ बीच के लोगों का, जिनका इन नए कानूनों के द्वारा, और ये कह सकते हैं कि उनके कमीशन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उन लोगों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, जिसको हाईजैक करके और कुछ देश विरोधी तत्वों ने भी अपने हाथों में ले लिया है। जो खालिस्तानी, नक्सलवादी और जो देश की उत्तर पूर्व को काटने की बातें करने वाले ऐसे लोग थे, उन लोगों को जेलों से मुक्त किया जाए। जो किसानों के से कोई संबंधित इशू नहीं है, उनको लेकर के ये बरगलाने का प्रयास है। ये नए कानून पिछले कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं करते, बल्कि एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं कि आप चाहें तो पिछला भी लागू रख सकते हैं, आप चाहें तो नए को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। ऑप्शनल विषय है, तो जब कोई विषय ऑप्शनल है तो उसको कंपल्शन तो कह ही नहीं सकते, वो अनिवार्यता तो है नहीं। तो ये केवल ये कह सकते हैं कि बिना बुद्धि के प्रयोग किए हुए और एक धमकी के दम पर सरकार को धमका करके, बहका करके, सरकार पर दबाव डाल करके अपनी जायज़ नाजायज़ मांगे मनवाने का प्रयास बढ़ा है और किसान आंदोलन कुछ नहीं है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी एक नज़र डाल ली। निजी स्कूल है सर, इनकी व्यवस्था लगा ली, व्यवस्था ठीक दे रहे हैं, कर रहे हैं बच्चों को लिए, लेकिन इनकी जो आर्थिक जो बोझ डाला जा रहा है अभिभावकों के ऊपर, जैसे मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद ही फीस मांगी जा रही है सर। बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं, लोग परेशान, अभिभावक परेशान है। कहाँ पसों पैसे में पड़ गए हैं अभिभावक सर, क्या करें? ये 6 महीने जो लॉकडाउन लगा, क्या मतलब औचित्य हो फीस देने का सर? देखिए, जहाँ तक कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में विषय है, इसमें ये ध्यान में हमको जरूर करना चाहिए कि जो निजी शिक्षण संस्थान चला रहा है उसको अपने भवन का भी मेंटेन करना है, उसको न्यूनतम अपना स्टाफ भी रखना है और इस सारे के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ खर्चे उसको निश्चित रूप से वहन करने होते हैं। अब ये किसी को भी कल्पना नहीं थी कि ये कोरोना काल इतना लंबा चल जाएगा, और आज भी है और पता नहीं आगे कब जाने वाला है। तो ऐसे में ये तो नहीं कह सकते कि शिक्षा क्षेत्र बिल्कुल भी कुछ शुल्क ना लेकर के और अभिभावकों को बिल्कुल मुक्त कर दे, यह तो नहीं चलेगा। लेकिन शिक्षा क्षेत्र को भी देखना चाहिए कि कोरोना काल में अभिभावकों की आय भी कम हुई है और इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है और उनके खर्चे भी कम हुए हैं।
उनको जहाँ पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती, जहाँ उनको बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती, जहाँ उनको और अनेक प्रकार के खर्चे नियमित स्कूल के कारण से और ख़ास तौर पे अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देना पड़ता, वो भी शायद बहुत कम देना पड़ा है। उसी अनुपात में अभिभावकों को उनको भी राहत देनी चाहिए। तो समाज के दोनों वर्गों को एक उचित तालमेल बनाने की इसमें आवश्यकता है। किसी एक वर्ग को हम दोषारोपण इसमें नहीं कर सकते। जो निजी स्कूल संचालक है उनकी तरफ से एक घपलाबाजी की जा रही है सर। जो इनके जो टीचर्स है, शिक्षक है, इनको सैलरी दिखाई जा रही है रजिस्ट्री के अंदर 20,000, 50,000, 40,000, 35,000 या 15,000, कुछ ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन उनको आधे से आधा वेतन दिया जा रहा है सर। क्योंकि जब ये शिक्षक बोलते हैं तो कहते हैं इनको नौकरी जाना है, खतरा है सर। इसमें इसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है सर। इस पर अगर कार्रवाई हो तो काफ़ी ऐसे घपला मिलेगा निजी स्कूलों के अंदर जो वेतन को लेकर कर रहे हैं शिक्षकों के साथ। शोषण हो रहा सर शिक्षकों का, वो बोल नहीं सकते सर। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकार की यद्यपि यह कोशिश है कि वेतन जो है अग्रिम रूप से खजाने में जमा हो, ताकि शिक्षकों को और अन्य जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनको समय पर और सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान उनको प्राप्त हो। लेकिन अनेक स्थानों पर इन नियमों का पालन नहीं होता। शिक्षा विभाग का ये दायित्व है और मैं भी निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से कि समय समय पर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करें और कम से कम कर्मचारियों का शोषण ना हो और उनको पूरा वेतनमान निर्धारित जो किया गया है वो मिले। इसका समय पर निरीक्षण होगा तो यह निश्चित रूप से ठीक होगा।